एक और काम भी कर सकते हैं। वो क्या सर? शार्क ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। खैर ठीक है, डीआईजी ने कहा, आप जाइए और शाम को ठीक 6 बजे यहाँ आ जाइएगा। यस सर। शार्क ने उठकर हाथ मिलाया और उसके दफ्तर से बाहर आ गया। डीआईजी के दफ्तर से निकलकर शार्क सीधा सुहेल के रेस्टोरेंट पहुंचा और दिन का बाकी हिस्सा उसने रेस्टोरेंट के ऊपर वाले कमरे ही में गुजारा था। उसने सुहेल को भी नहीं बताया था कि कहाँ गया था और अब तक किस काम में मसरूफ रहा था। शाम को ठीक 6 बजे वो डीआईजी के दफ्तर पहुंच गया। इस मर्तबा डीआईजी ने उसे फौरन बुला लिया। शार्क जब कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी आंखों में चमक उभर आई। डीआईजी के कमरे में एक एसपी और 2 डीएसपी मौजूद थे। वो लोग एक बार फिर उससे तरह तरह के सवालात करते रहे। तुम्हें कैसे पता चला कि वो बंगला मुंशियात फरोशी का अड्डा है? एक डीएसपी ने पूछा। उसका ताल्लुक उसी इलाके से था जिस इलाके में वो बंगला वाक़ था। जिस तरह वो कारोबार हो रहा है उस हिसाब से तो सबको मालूम होना चाहिए कि वो बंगला मुंशियात का बड़ा अड्डा है। शार्क ने जवाब दिया। ऐसे गैर कानूनी काम उस इलाके की पुलिस के निगाहों से छुपे नहीं रह सकते और जब काम इतने बड़े पैमाने पर हो रहा हो तो उसके खुफिया रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और क्या ये हैरत की बात नहीं कि उस इलाके के एक आम आदमी तो जानता हो कि उस जगह क्या हो रहा है, मगर पुलिस बेखबर हो। हकीकत यह है कि इतने बड़े पैमाने पर इस किस्म के गैर कानूनी काम पुलिस की सरपरस्ती के बगैर हो ही नहीं सकते। तुम पुलिस पर इल्जाम लगा रहे हो, डीएसपी ने उसे घूरा। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, ये हकीकत है जनाब, शार्क ने ठोस लहजे में जवाब दिया। मगर काश आप लोग उसकी हकीकत को समझ सके। अगर ये गलत साबित हुआ तो इसका नतीजा जानते हो, डीएसपी ने कहा। बेनताई से बेनियाज होकर यहाँ आया हूँ सर, शार्क ने जवाब दिया। अगर मुझे कोई खौफ होता तो इस तरह यहाँ ना आता। ठीक है, देख लेंगे, डीएसपी ने जवाब दिया। अगर शार्क अपनी शिकायत लेकर उस डीएसपी के पास जाता तो शायद उसको पकड़कर बंद कर दिया जाता, मगर उस वक्त डीआईजी के सामने वो बैठा था जो पूरे जिले के अमनो अमान, लोगों की जानो माल की हिफाजत और थानों की कारकर्दगी का जिम्मेदार था। वो तमाम पुलिस अफसर कुछ देर तक सलाह मशवरा करते रहे। फिर आधे घंटे के अंदर अंदर एक छापामार पुलिस पार्टी तरतीब दे दी गई। उस छापामार पार्टी में 30 पुलिस वाले शामिल थे और सब के सब दूसरे थानों से मंगवाए गए थे। वो सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर का ताल्लुक भी मुख्तलिफ इलाकों से था। इंस्पेक्टर को उस छापामार पार्टी का इंचार्ज बनाया गया था और उस डीएसपी को कार्रवाई का निगरान। शार्क भी पुलिस पार्टी की रहनुमाई के लिए डीएसपी की जीप में सवार था। ठीक 8 बजे 2 ट्रकों और एक जीप पर सवार पुलिस पार्टी ने शेर पहलवान की कोठी को घेरे में ले लिया। शेरा पहलवान का बिजनेस उस वक्त रूल पर था। उस छापे के बारे में अगरचे मुकामी पुलिस स्टेशन को भी हवा नहीं लगने दी गई थी, लेकिन पुलिस जैसे ही उस इलाके में दाखिल हुई, शेर पहलवान को उसकी इतला मिल गई और पुलिस के घेरा डालते ही शेर पहलवान के आदमियों ने मुजाहमती कार्रवाई शुरू कर दी। शार्प उस कोठी से दूर डीएसपी की जीप में बैठा रहा। तकरीबन 1 घंटे तक दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग होती रही। एक कांस्टेबल जख्मी हो गया, उसके कंधे पर गोली लगी थी। बिलाकर पुलिस उस कोठी में दाखिल होने में कामयाब हो गई। शेर पहलवान और उसके 2 आदमी साथ वाली कोठी में कूदकर फरार हो गए थे, जबकि 5 आदमियों को हिरासत में ले लिया गया था। उनमें 2 शेर पहलवान के आदमी थे, जिनमें से एक जख्मी हुआ था। वो गाती और रेप उस इलाके का सब इंस्पेक्टर है जो सादा लिबास में था। अब तो मेरा ख्याल है आपको मेरी इस बात का यकीन आ ही गया होगा कि इस किस्म के गैर कानूनी काम पुलिस की सरपरस्ती के बगैर हो ही नहीं सकते। शार्क ने डीएसपी की तरफ देखते हुए कहा। डीएसपी जवाब देने की पोजीशन में नहीं था। बंगले की तलाशी के दौरान तकरीबन 2.5 मन हीरोइन और बड़ी मिकदार में असला बरामद हुआ था। फाइलिंग की इतना पाकर मुकामी पुलिस की एक मोबाइल उस वक्त वहां पहुंची थी जब यह छापामार पार्टी वहां से रुखसत होने की तैयारी कर रही थी। मोबाइल में उस थाने का इंचार्ज इंस्पेक्टर भी मौजूद था। क्या हुआ सर, ये सब क्या? इंस्पेक्टर ने डीएसपी को सल्यूट करते हुए कहा। कुछ नहीं, तुम जाओ आराम करो, डीएसपी ने जवाब दिया। मुल्जिमान और जब्तशुदा असला और हेरोइन लेकर यह पुलिस पार्टी दोबारा डीआईजी ऑफिस पहुंच गई। सादा लिबास सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया गया और थाने के इंचार्ज इंस्पेक्टर को भी फौरी तौर पर मुअत्तल करके लाइन हाजिर कर दिया गया। शार्क जब डीआईजी ऑफिस से रुखसत हुआ तो रात के 11 बज रहे थे। वो सुहेल के पास आया था और फिर उस रात रेस्टोरेंट बंद करने के बाद सुहेल जब ऊपर वाले कमरे में आया तो शार्क ने बताया कि आज उसने क्या किया था। तुम अपना रास्ता दुश्वार से दुश्वार कर रहे हो, सुहेल ने कहा। क्या तुम समझते हो कि शेर पहलवान को यह पता नहीं चलेगा कि इस कार्रवाई में किसका हाथ था? यही डीएसपी खुद उसे बताएगा कि इसके खिलाफ यह कार्रवाई किसके इशारे पर की गई थी। हाँ मैं जानता हूं मेरे दोस्त, शार्क ने कहा। अगर मैं ये शिकायत उस डीएसपी के पास ले जाता तो शायद वो शेर पहलवान के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बजाय मुझे ही बंद कर देता। शेर पहलवान जैसे लोग इतने बेबस नहीं होते जितना तुम समझते हो, सुहेल ने कहा।
डायमंड, हीरोइन और चंद डाइवरों की जब्ती से उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये नुकसान तो वो एक दिन में पूरा कर लेगा। और ये बात भी नोट कर लो कि पुलिस उसके खिलाफ बार बार कार्रवाई नहीं करेगी। शेर पहलवान जैसे लोगों के हाथ बहुत लंबे होते हैं, उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक होती है। ये छोटा मोटा नुकसान उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। उसके खिलाफ इस कार्रवाई के नतायज 1-2 दिन में तुम्हारे सामने आ जाएंगे। मैं जानता हूँ, शार्क ने कहा, नतायज को कुछ भी निकले, मैंने शेर पहलवान के खिलाफ महाज खोल दिया है। और मेरा यह महाज सिर्फ शेर पहलवान के खिलाफ नहीं, हर उस शख्स के खिलाफ है जो इस गैर कानूनी कारोबार में मसरूफ है। दौलत के ये पुजारी हमारी नौजवान नस्ल को मफलूज कर रहे हैं, उनके खून में जहर घोल रहे हैं। अगर मैंने इस किस्म के किसी गिरोह में शामिल होने का फैसला किया है तो उसका मकसद दौलत कमाना नहीं, ऐसे लोगों का खात्मा करना है। अगर पुलिस उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी तो मैं उनके खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखूंगा। तुम अकेले क्या कर लोगे यार, सुहेल ने कहा। कदम कदम पर ऐसे लोग मौजूद हैं जो मैं ऐसे लोगों को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। शार्क ने उसकी बात काटते हुए कहा, मैं अकेला नहीं हूं, तुम मेरे साथ हो। तुम्हारी तरह और भी बहुत से लोग मेरा साथ देंगे। अगर तुम इस तरह समझते हो कि बुराई का खात्मा हो सकता है तो ठीक है। सुहेल ने गहरा सांस लिया। अगर हर शख्स यही सोचता रहे कि बुराई का खात्मा नहीं हो सकता तो बुराई का खात्मा वाकई नहीं हो सकेगा। शार्क ने कहा, बुराई का खात्मा सिर्फ सोचने से नहीं होगा, उसके लिए अमल की जरूरत है। आज मैंने अमली कदम उठाया, कल कोई और भी आगे आएगा। ये बदमाश, गुंडे, स्मगलर और टाफू हमसे ज्यादा ताकतवर नहीं है। हमने अपने दिलों और अपने दिनों पर इनका खौफ तारी कर रखा है। हमें अपने दिलो दिमाग से ये खौफ झटक देना होगा। हमें उन इंसान नुमा दरिंदों का मुकाबला करना होगा जो हमारी बोटियां नोच रहे हैं। तुम समझो कि लोग तुम्हारा साथ देंगे? सुहेल ने कहा, अगर कोई मेरा साथ नहीं भी देगा तो मैं अकेला ये जंग जारी रखूंगा। शार्क ने पुरअदम लहजे में जवाब दिया। ठीक है, सुहेल ने कहा, तुम अपनी जगह ये जंग जारी रखना, लेकिन माँ जी और रजिया को इस जंग से दूर ही रखना। कहीं ऐसा ना हो कि वो भी तुम्हारी इस जंग की लपेट में आ जाएं, और अगर उन्हें पता चल गया कि तुम क्या कर रहे हो तो शायद उन्हें पता नहीं चलेगा। शार्क ने उसकी बात काटते हुए कहा, मैंने उन्हें बता दिया है कि एक दोस्त की शराकत में कारोबार कर दिया है और मुझे अक्सर शहर से बाहर जाना पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा कि उनके यहाँ कम से कम जाऊं ताकि मेरे जरिए कोई उन तक ना ही पहुंच पाए। ये तो तुमने अक्लमंदी का फैसला किया है, सुहेल ने कहा। वो मजीद कुछ देर तक बातें करते रहे, फिर सुहेल पर गुनगुदगी तारी होने लगी। वो सोफे पर लेटते ही सो गया। शार्क भी कुर्सी से उठकर पलंग पर लेट गया। जब से शार्क यहाँ आने लगा था, सुहेल ने उसके लिए अपना पलंग खाली कर दिया था। वो खुद कभी कालीन पर सो जाता और कभी सोफे पर। शार्क कुछ देर तक सूरत हाल के बारे में सोचता रहा। सुहेल का ये ख्याल बिल्कुल दुरुस्त था कि शेर पहलवान को ये जानने में देर नहीं लगेगी कि इस कार्रवाई के पीछे हाथ किसका था। वो शार्क की तलाश में जमीनों आसमान एक कर देगा। मगर शार्क के दिल में अब कोई खौफ नहीं रहा था। छांगा उसके साथ था। छांगा उसके लिए एक आला पुलिस अफसर को अगवा कर सकता है, तो वो शेर पहलवान से टकराने से भी नहीं हिचकिचाएगा। और हकीकत भी ये थी कि शेर पहलवान ही से टकराने के लिए छांगा ने उसे अपने साथ मिलाया था। वो उसका कारोबारी रकीब था और उसे कोई हिसाब किताब बराबर करना चाहता था। सुबह का अखबार दिलचस्प खबरों से भरा हुआ था। शेर पहलवान के मुंशियात के अड्डे पर छापे की खबर 4 कालमी सुर्खी से छपी थी। अखबार ने उस खबर के हवाले से इतारिया भी लिखा था और उस छापे को लाहौर में किसी बड़ी मछली के खिलाफ पहली कार्रवाई करार दिया था, जबकि उससे पहले पुलिस की कार्रवाई हमेशा मुंशियात खुर्दा फरोशों तक ही महदूद रही थी। उसी अखबार में डीएसपी के बारे में भी खबर थी कि जिसे 2 दिन पहले असला के जोर पर अगवा किया गया था। अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला था। पुलिस के तराये के मुताबिक उस डीएसपी को भी किसी ऐसे ही गिरोह ने अगवा किया था। उसकी तलाश में पुलिस जगह जगह छापे मार रही थी। गज़ीश्ता रात जिन मुकामात पर छापे मारे गए थे उनमें मलंग में छांगे का अड्डा भी शामिल था, लेकिन पुलिस को वहां से कुछ नहीं मिला था और ना ही डीएसपी का सुराग मिला था। शार्क ने वो पूरा दिन भी होटल के कमरे में ही गुजारा। रात 10 बजे के करीब वो रेस्टोरेंट से निकला और रिक्शे पर बैठकर सीधा छांगा के अड्डे पर पहुंच गया। छांगा उस वक्त मौजूद था और उसका बिजनेस भी जारी था। आओ शार्क बाबू, कैसी हो? छांगा ने कहा। ठीक हूँ, तुम सुनाओ, तुम्हारा क्या हाल है? शार्क ने उसके करीब बैठते हुए कहा। सुनाना क्या है, कल यहाँ कुछ मेहमान आए थे। मैं तुम्हारा मतलब समझ गया शार्क बाबू, छांगा ने कहा। ऐसे मेहमान तो आते ही रहते हैं और हमें उनके आने की खबर पहले से ही हो जाती है, इसलिए हम उनके इस्तकबाल के लिए भी तैयार ही रहते हैं।
शार्क कुछ कहना चाहता था मगर वहां बैठे हुए आदमी की तरफ देखकर खामोश हो गया। वो छांगा का गाहक था। छांगा ने उसे जल्दी चलता कर दिया। तुम कुछ कहना चाहते थे शार्क बाबू? उसने सवालिया निगाहों से शार्क की तरफ देखा। कल रात शेरे पहलवान के साथ कैसी रही? शार्क बोला, मजा ही आ गया भाई, छांगा ने कहा। लेकिन हैरत है कि पुलिस ने उसके अड्डे पर छापा कैसे मार दिया। वो तो डीएसपी को 5 लाख रुपए महीना देता है। वो छापा उस इलाके की पुलिस ने नहीं मारा था। उस कार्रवाई के लिए एक मखसूस छापा मार टीम तश्कील दी गई थी और उस टीम में उस इलाके का एक पुलिस वाला भी शामिल नहीं था। और हकीकत यह है कि उस इलाके की पुलिस को तो पता ही उस वक्त चला था जब छापामार टीम वापस जा रही थी। शार्क ने कहा, तुम्हें यह सब कुछ कैसे पता चला शार्क बाबू? छांगा ने उसे घूरा। इस तरह के बैल छापामार टीम के साथ था, शार्क ने बताया। क्या? छांगा हैरत से उछल पड़ा। तुम यानी तुम? हाँ छांगे, शार्क ने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसे तफसील से उस कार्रवाई के बारे में बताने लगा। खुश किताई शार्क बाबू, खुश किताई। छांगा ने उसके कंधे पर हाथ मारा और फिर क्या का लगाते हुए बोला, बड़ा काम कर दिखाया शार्क बाबू। वो साला अब कहीं कोने में छुपा बैठा अपने जख्म चाट रहा होगा और उसे पता भी नहीं चला होगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। उस थाने की पुलिस तो उस पर हाथ नहीं डाल सकती। मेरा ख्याल है तुम शेरे पहलवान को मुझसे ज्यादा जानते हो, शार्क ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। उसे ये जानने में देर नहीं लगेगी कि उसके खिलाफ इस सारी कार्रवाई में किसका हाथ था, क्योंकि जिस डीएसपी की निगरानी में छापा मारा गया था उसका ताल्लुक उसी इलाके से था। और तुम्हारे कहने के मुताबिक शेरा पहलवान हर महीने उस बीएसपी को लाखों रुपए महीना भत्ता देता रहता था। ठीक कहते हो यार, छांगा ने कहा। और हो सकता है उसे पता चल भी गया हो। क्या शेरे पहलवान को ये मालूम है कि मैं तुम्हारे पास हूँ? शार्क ने पूछा। हाँ शार्क बाबू, छांगा ने कहा। उसे ये भी मालूम है कि तुम्हारी रिहाई से पहले मैंने जेल में तुमसे मुलाकात की थी, तो ऐसी सूरत में तुम्हें उससे होशियार रहने की जरूरत होगी। अरे वो बेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, छांगा ने कहा। मैं तो चाहता हूँ कि वो बेरी तरफ आए। अब तुम्हारे होते हुए उसके साथ दो बात करने में तो और भी मजा आएगा। हाँ मजा तो आएगा, शार्क ने कहा। शार्क उस रात वहीं रह गया। वही एक कमरा उसके लिए मखसूस हो गया था जहां वो पहली बार सोया था। रात 12 बजे जब छांगा ने अपना कारोबार बंद किया तो वो दोनों मिजार वाले तय खाने में चले गए थे। यहाँ वो डीएसपी बंधा हुआ था। उसे 3 दिन से खाने पीने को कुछ नहीं दिया गया था। वो बहुत ही उबतर हालत में था। उस पर नींद बेहोशी की सी कैफियत तारी थी। पानी, खुदा के लिए मुझे एक घूंट पानी दे दो, वो शार्क और छांगा की तरफ देखते हुए बोला। क्यों नहीं, शार्क बोला। तुम्हें पानी जरूर दिया जाएगा, मगर अभी नहीं, कल सुबह तुम्हें पानी भी दिया जाएगा और खाना भी। मुझे छोड़ दो, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, बीएसपी गिटियाया। हाँ, तुम्हें छोड़ भी दिया जाएगा, लेकिन क्या तुम बता सकते हो कि तुमने कितने बेगुनाहों को पकड़कर किसी जुर्म के बगैर उन्हें सलाखों के पीछे बंद किया था? कितने घर उजाड़े हैं अब तक तुमने तो कई बेगुनाहों को लंबे लंबे अरसों के लिए जेलों में भिजवाया था। तुम्हें तो अभी सिर्फ 3रा ही दिन है, अभी से घबरा गए, शार्क ने कहा। अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। बहुत खूब, शार्क ने हल्का सा कहकर लगाया। इस वक्त तुम कोई भी वादा कर सकते हो, लेकिन तुम क्या समझते हो कि हम तुम्हारी बात पर यकीन कर लेंगे? अब यहाँ से तुम्हारी लाश ही बाहर जाएगी। बीएसपी चीखता चिल्लाता रहा, मगर शार्क या छांगा पर उसके चीखने चिल्लाने का कोई असर नहीं हुआ था। वो उसे तहखाने में ही छोड़कर बाहर आ गए। उस रात शार्क अपने कमरे में गहरी नींद सो रहा था कि किसी ने उसे झिंझोड़ कर जगा दिया। शार्क गड़बड़ा कर उठ गया। उसने अपने ऊपर झुके हुए आदमी की तरफ देखा। वो जी रहा था। क्या बात है, क्या हुआ? शार्क ने बदआवाज निगाहों से उसकी तरफ देखा। शेरे पहलवान और उसके आदमी हमारे अड्डे को घेरे में ले रहे हैं, जेरे ने कहा। जल्दी से उठकर बाहर आ जाओ, ये संभालो। उसने एक कलाशिनकोव राइफल उसके हाथों में थमा दी। बैरविन भरा हुआ था और राइफल ऑटोमेटिक थी। अब तुम जल्दी से बाहर आ जाओ। जेरा बड़ी तेजी से कमरे से निकल गया। शार्क ने भी कमरे से बाहर आने में ज्यादा देर नहीं लगाई। उसने जैसे ही कमरे से बाहर कदम रखा, तवीले के पिछली तरफ एक मकान की छत से पहली गोली चलाई गई। शार्क उस वक्त कमरे के खुले हुए दरवाजे से आने वाली रोशनी में था और गोली उसी पर चलाई गई थी, लेकिन वो बाल बाल बच गया था। गोली उसके सर से चंद इंच के फासले से गुजर गई थी। शार्क ने ताईकी में एक तरफ छलांग लगा दी। उस पहले फायरिंग के साथ ही चारों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई थी। छांगा के आदमी ने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। शार्क बाबू इधर आ जाओ। यह आवाज छांगा की थी जो दाईं तरफ से आई थी। शार्क की लंबे को अपनी जगह पर बेसु हरकत रहा, फिर उसने आवाज की सिमत छलांग लगा दी। छांगा एक तांगा के पीछे खड़ा था। फायरिंग की आवाजों से तांगा के रीब बंधे हुए घोड़े बदक कर ही नहनाते हुए चल कूद कर रहे थे। एक घोड़े ने अपनी रस्सी तुड़वा ली थी और इधर उधर भाग रहा था। दबदा ने एक इंसानी चीख सुनाई दी। वो छांगा का आदमी था जो एक तरफ दौड़ते हुए गोली का निशाना बन गया था। दूसरी गोली उस घोड़े को लगी जो इन्हें हुआ इधर उधर भाग रहा था। छांगे, अचानक फिदा में शेरे पहलवान की आवाज सुनाई दी। तुम चारों तरफ से हमारे घेरे में हो। हम इस पोजीशन में आए कि तुम लोगों को भून कर रख दें।
लेकिन अगर तुम शार्क बाऊ को हमारे हवाले कर दो तो हम वापस चले जाएंगे। मेरा और तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं है, मैं सिर्फ शार्क को अपने कब्जे में लेना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी तरह यार मार नहीं हूँ शेरे पहलवान, छांगा ने चीख कर जवाब दिया। शार्क बाऊ मेरा दोस्त है और तुम जानते हो कि मैं दोस्तों के लिए जान तो दे सकता हूँ, लेकिन उनसे गद्दारी नहीं कर सकता। तो फिर तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ, आज तुम लोग मेरे घेरे से बचकर नहीं निकल सकोगे। शेरे पहलवान ने चीख कर कहा और उसके साथ ही फाइटिंग में तेजी आ गई। शार्क बाऊ, छांगा ने सरगोशी की, मैं बुज़दिल नहीं हूँ, हमारे पास सिलसिले की भी कमी नहीं है, लेकिन हम इस वक्त चारों तरफ से घिरे हुए हैं। मैं अपने आदमियों को मरवाना नहीं चाहता, बेहतर यही है कि हम यहाँ से निकल चलें। लेकिन वो तो चारों तरफ से फाइटिंग कर रहे हैं, इस तवीली से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। शार्क ने कहा, जो शख्स इस किस्म के काम करता है वो अपने बचाव के भी रास्ते रखता है, छांगा ने कहा और उसका बाजू पकड़कर तांगों की आड़ लेता एक तरफ बढ़ गया। जीरे, उसने एक तांगे के पीछे खड़े हुए जीरे की तरफ देखते हुए सरगोशी की, हम यहाँ इन लोगों को रोके हुए हैं, तुम शाकर और फरवंद को साथ लेकर वो रास्ता खोलो, जल्दी करो। जीरा फायरिंग करता हुए एक तरफ दौड़ने लगा। शार्क और छांगा बदसूर खड़े फायरिंग कर रहे थे। तकरीबन 5 मिनट बाद फिजा में सीटी की सी आवाज सुनाई दी। शार्क बाऊ, तुम बिजारे की पिछली तरफ नलके की 7 बड़ी दीवार के करीब चले जाओ, जीरा वहां तुम्हारा मुंतजिर होगा, छांगा ने सरगोशी की। शार्क फायरिंग करता हुआ आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा। एक गोली उसे सिर्फ 2 फुट आगे जमीन पर लगी थी। धूल और लीद उड़कर शार्क के मुंह पर पड़ी। शार्क ने जमीले के पिछली तरफ उस मकान की छत की तरफ देखा जहां से गोली चलाई गई थी। उसने मकान की छत की तरफ एक ब्रेस्ट मार दिया और बड़ी तेजी से दींगता हुआ सामने पड़े हुए मुर्दा घोड़े की आड़ में पहुंच गया और एक रमा वहां रुका, फिर उठकर तेजी से मजार की तरफ दौड़ने लगा। छत से चलाई जाने वाली गोलियां उसका ताकुब करती रहीं, लेकिन वो उन गोलियों से महफूज ही रहा। मजार के पीछे की तरफ पंप के करीब रुककर वो मुतजस्सिस निगाहों से इधर उधर देखने लगा, लेकिन उस तरफ गहरी तारीकी थी और उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। शार्क बाऊ, उस तरफ। जीरे की सरगोशी सुनकर वो उस तरफ मुड़ गया। पिछली तरफ तकरीबन 10 फुट के फासले पर बाउंड्री वाल थी। पुराने जमाने की बनी हुई छोटी ईंटों की यह दीवार तकरीबन 4 फुट मोटी थी। जीरा जी सीधा दीवार के करीब खड़ा था। वहां दीवार में तकरीबन 2 फुट चौड़ा खला नजर आ रहा था। शार्क दौड़ता हुआ उस दीवार के करीब पहुंच गया। अंदर चलो शार्क बाऊ, जल्दी करो, जीरे ने सरगोशी में कहा। शार्क उस खला में दाखिल हो गया। जीरा वहीं खड़ा रहा। तकरीबन 2 मिनट बाद छांगा भी उस खला में पहुंच गया। अंदर दाखिल होते ही जीरा और उसके साथ 2 आदमी अंदर की तरफ दीवार के एक हिस्से को धकेलने लगे। दीवार का वो हिस्सा स्लाइडिंग डोर की तरह उस खला में फिट हो गया था। बाहर से वो दीवार उसी तरह थी, छोटी ईंटों की, और कई ईंटें जगह जगह से भूरी भूरी होकर टूट गई थी। बाहर से यह अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं था कि इस जगह दीवार का कोई हिस्सा अलग भी है, लेकिन अंदर से 4 फुट मोटी यह दीवार खोखली थी और दीवार के अंदर की तरफ नीचे से तकरीबन 1 इंच मोटी आनी चादर लगी हुई थी। खला बंद होते ही जीरे ने टार्च रोशन कर ली और दूसरों को रास्ता दिखाता वो तेजी से आगे बढ़ने लगा। शार्क ये सब कुछ देखकर हैरान हो रहा था। ये सब कुछ मैंने बड़ी मेहनत से बनवाया है शार्क बाऊ, छांगा ने कहा। वो तय खाना तो किसी की नजरों में नहीं आ जाएगा, शार्क ने पूछा। सवारी पैदा नहीं होता, छांगा ने जवाब दिया। वो कब्र है और कोई कब्र पर किसी किस्म का शक नहीं कर सकता। तकरीबन 12 फुट आगे रास्ता बंद हो गया। उसी जगह मुखालिफ सिमत में दीवार पर बहुत बड़ा आईनी साथ दरवाजा लगा हुआ था। जीरा और उसका एक साथी हैंडल को पूरी कुव्वत से नीचे की तरफ धकेलने लगे। कुछ ही देर बाद यहाँ भी दीवार में खलासा पैदा हो गया। ये उस मीदार के अकबी सिंध की गली थी जो सब तारीख और सुनसान पड़ी हुई थी। वो लोग बारी बारी उस खला से बाहर आ गए। बाहर से दीवार को धकेल कर खला को बराबर कर दिया गया और वो लोग वहां से चलते हुए सामने वाली गली में दाखिल हो गए। तवीला की तरफ से अब भी फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो तादाद में 5 तेलू तंग और सुनसान गलियों में घूमते हुए एक मकान के सामने रुक गए। जीरे ने आगे बढ़कर दरवाजे की घंटी बजा दी। दूसरी मर्तबा घंटी बजाने के कुछ ही देर बाद दरवाजा खुल गया और वो सब लोग अंदर दाखिल हो गए। दरवाजा खोलने वाला एक बूढ़ा आदमी था। उनके अंदर दाखिल होते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया। वो लोग एक कमरे में आ गए। छांगा के तवीले की तरफ से अभी तक फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही थी। 3 महीनों में शार्क ने छांगा से बहुत कुछ जीत लिया था। इसी दौरान उसने शेर पहलवान के गिरोह का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया था। कभी वो खुद उसके अड्डे पर हमला कर देता और कभी पुलिस से करवाता। उस सूरत से तंग आकर शेर पहलवान के आदमी आहिस्ता आहिस्ता उसका साथ छोड़ते चले गए और बिलाकर शेर पहलवान का गिरोह इस तरह बिखर गया जैसे कभी उसका वजूद ही ना रहा हो। शेरा पहलवान भी सरहद पार करके हिंदुस्तान फरार हो गया था, जहां उसने एक सिख स्मगलर के पास पनाह ले ली थी। लेकिन एक गिरोह के खत्म हो जाने से शार्क का काम खत्म नहीं हो गया था।
अभी तो उसने शुरुआत की थी और बहुत से गिरोह थे जो मासूम और बेगुनाह लोगों में मौत बांट रहे थे। सबसे बढ़कर तो चांगा का गिरोह था जिसमें वो खुद भी शामिल था। उस गिरोह में रहते हुए वो दूसरों के राज जान रहा था और उस काले धंधे की ऊंच नीच से वाकफियत हासिल कर रहा था। ये मालूमात ही उसके लिए मुफीद साबित हो रही थी। डीएसपी अभी तक शार के कब्जे में था। शार ने सिर्फ पहले दिन उस पर हाथ उठाया था, उसके बाद उसने तविल से छुआ तक नहीं था। वो सूख कर हड्डियों का ढांचा बन चुका था